गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इंट्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट कवर करेंगे। पहले हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यहाँ जो आप वर्ड सुन रहे हैं वो है स्पेक्ट्रोमेट्री। सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। सामान्यतः हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं। लेकिन यहाँ अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड का यूज ना करके स्पेक्ट्रोमेट्री वर्ड का यूज कर रहे हैं। क्यों? स्पेक्ट्रोस्कोपी की यदि हम डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पदार्थों का अध्ययन विद्युत चुंबकीय विकिरणों की सहायता से करते हैं। यानी वहाँ पर हम पदार्थों का अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पर हम स्पेक्ट्रोमेट्री वर्ड का यूज करते हैं, न कि स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी आयन का मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट करते हैं। यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? कोई भी आयन का मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें आयनिक स्पेसीज ही डिटेक्ट होती हैं। अनआयनिक स्पेसीज यानी वो स्पेसीज जिस पर चार्ज नहीं होता, उनको मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट नहीं करता। केवल चार्ज स्पेसीज को ही मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट कर पाता है। तो हम इसके मास स्पेक्ट्रोमीटर का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसको मैं इस डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का पार्ट फर्स्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम सैंपल लेते हैं। इसको हम सैंपल ट्यूब बोल सकते हैं। यहाँ पर हम सैंपल लेते हैं और इस सैंपल को हम हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट, गर्म करते हैं। इसको हीट देने से, गर्म करने से यहाँ जो हमने सैंपल लिया है इसका वेपराइजेशन होता है। ये क्या आता है? वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। और वेपर फेज में जाने के पश्चात हम इस सैंपल को एक स्लिट के माध्यम से, ये स्लिट है, इसके माध्यम से ये तो पार्ट ए, पार्ट बी में प्रवेश करवाते हैं। और ये जो पार्ट है, पार्ट बी जो जिसको हम कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। जो पार्ट बी है इसको क्या कहेंगे हम? आयोनाइजेशन चैम्बर। देखो आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन गन। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, इस इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट इस वेपर फेज में जो हमारा सैंपल है इस पर करवाया जाता है। यानी हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब इस सैंपल के ऊपर गिरते हैं तो ये अपनी एनर्जी को इस सैंपल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लूजली बॉन्डेड होते हैं, उनको ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे इस सैंपल के लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और सैंपल प्लस पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन गन, इस गन से आ रहा है उनको ये कलेक्ट कर लेता है। साथ में ही सैंपल
के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उनको भी ये कलेक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इस सैंपल में, तो यदि सैंपल जो भी हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, कोई कंपाउंड ले रहे हैं, उस कंपाउंड में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले बाहर निकलते हैं, फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाद में बाहर निकलते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, फिर पाई बॉन्डिंग और फिर सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उस जो भी हमने सैंपल लिया, जैसे सपोज करो हमने वाटर ही लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और वाटर के ऊपर क्या आ गया? इस जगह पर वाटर पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज साथ में क्या है? रेडिकल भी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, टूटेंगे, क्योंकि रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से अब इसमें से कोई से भी बॉन्ड टूट सकते हैं। जैसे वाटर को यदि देखें, अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है, इसमें से ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है। इस तरीके से जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो बॉन्ड होगी, ब्रेकिंग होगी, और अलग अलग पॉजिटिव आयंस हमको इस आयोनाइजेशन चैम्बर में मिलेंगे। इस आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर क्या होता है? आयंस का जनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों ही प्रोसेस इस चैम्बर में होती हैं। जैसे ही आयंस का फॉर्मेशन हुआ, अब इन आयंस को एसिलरेशन यानी इनको गति दी जाती है बाई प्लेट्स। देखो यहाँ जो आप ये प्लेट्स देख रहे हैं, इन प्लेट्स के ऊपर देखो ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। एक प्लेटें और लगी रहती है जिन पर और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। इन प्लेटों पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आयन यहाँ से प्रवेश किया, प्रवेश करते ही इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज आयन पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, पुश करेगा ये इसको आगे की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और ये हाईली नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। इस तरीके से आयंस को एक एक्सीलरेशन, एक गति मिल जाएगी। उसके पश्चात ये जो आयंस हैं, ये आयंस, ये जो चैम्बर है यहाँ, जैसे ये चैम्बर ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर में दोनों तरफ दो मैग्नेट लगे हुए रहते हैं, अर्थात इन आयंस को हम एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे। मैग्नेटिक फील्ड से गुजारने की वजह से इनका क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। अब डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, किस प्रोसेस में होगा वो देखिए। डिफ्लेक्शन के लिए हमने लिख रखा है m/z इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, यानी जिस भी आयन का m/z यानी मास टू चार्ज रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। दोबारा से समझिए डिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या है। इस आयन यहाँ से इनकी एक गति यूँ थी, इस डायरेक्शन में थी, इन्होंने अब अपनी जो गति की जो डायरेक्शन थी उसको चेंज कर लिया, इसी को हम क्या कहेंगे? डिफ्लेक्शन कहेंगे। जितना ज़्यादा ये एंगल चेंज होगा इसका मतलब उसमें डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा है। डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा इसको बोल रहे हैं अपन डिफ्लेक्शन डिस्टेंस, उसकी डिफ्लेक्शन डिस्टेंस उतनी ही कम होगी। डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा, डिफ्लेक्शन डिस्टेंस उतनी ही कम। यानी इसका डिफ्लेक्शन यदि कम हुआ इस आयन का, m2 आयन का, तो इसकी डिफ्लेक्शन डिस्टेंस बढ़ गई, अर्थात d2। एंड m/z रेशियो जितना ज़्यादा, डिफ्लेक्शन डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा, और m/z रेशियो जितना ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन उतना ही कम। ये हमको याद रखना है, इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आयंस का यहाँ डिफ्लेक्शन हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर। यहाँ पर ये जो आयन डिटेक्टर है, ये इन आयंस का डिफ्लेक्शन एंगल को डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी सहायता से ये हमें एक कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक प्लॉट, एक ग्राफ, जिसको हम मास स्पेक्ट्रा बोलेंगे, वो हमें प्राप्त होता है। वो मास स्पेक्ट्रा में हम वाई एक्सिस के ऊपर इनकी रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं,
और एक्स एक्सिस के ऊपर m/z रेशियो लेते हैं, उसमें अलग अलग पीक्स हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो मास स्पेक्ट्रा है उसका हम कौन कौन सी पीक्स आती हैं, किस किस तरीके से आती हैं, इनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना हम समझ रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो m/z के अकॉर्डिंग होगा। जितना ज़्यादा m/z रेशियो उसका डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे।